हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार लेक्चरर्स, कैसे हो? बढ़िया। टॉपिक आपको दिख रहा है जिसमें मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से आज। थोड़ा सा वीडियो है 20-25 मिनट का, इसको आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आप लोगों के कॉल्स, कमेंट्स, उनके ऊपर मेरे पास व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज आए साथियों के, जितने भी लेक्चरर्स हैं उनके, कहा कि सर एक प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करवाइए। मैं करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सही ढंग से डिलीवर कर पाऊँ। मेरे पास ये दोनों पेपर है, दो पेपर आपको दिख रहे होंगे। एक पेपर तो अपना था 6 तारीख को, 1 जनवरी को 2020 को, एक था 7/1/2020 को। दोनों के दोनों लेक्चर्स जो है उसके पेपर हैं बायोलॉजी के। इसके ये फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर है, ठीक है। इनके ऊपर मैं डिटेल से आपको चर्चा करूंगा। और चर्चा करने से पहले एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को देखें लास्ट तक और सारी डिटेल्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। मैं कोई आंसर की नहीं बता रहा आप लोगों को, आंसर की आपके पास है, ठीक है। मैं क्या क्या डाउट्स हैं उनके ऊपर क्लियर करूंगा। उसके बाद में मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा और इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि ये कब आएगा, ये क्या होगी, ये कब आएगा और ये क्या होगी। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आप लोगों के जो एडवाइस और सुझावों के आधार पर मैं ये लेकर आया हूँ, इसको प्लीज लास्ट तक वॉच करें और अपने जो एडवाइस है, सुझाव है, मुझे जरूर दे कि सर आपने क्या किया, कोई कमी रहती है तो जरूर बताइएगा। ये 20-25 मिनट का आपका वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और उस डिस्कशन से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके हाथों की जो अंगुली है वो एक रेड बटन है जिसे सब्सक्राइब वाला कहते हैं, उसको प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। ये चैनल्स जो है, मैं इसके ऊपर खाली कटऑफ ही नहीं बता रहा अपने लेक्चर्स की, इसके अलावा भी बहुत काम कर रहा हूँ। वो अच्छा है या बुरा, वो तो आप लोग, सही है या गलत, वो तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी न्यूज प्रोवाइड करवा सकूं। तो ये है फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो लेक्चरशिप के लिए हुआ था अभी, अब कुछ दिनों पहले अपने लिए। और एक छोटी सी न्यूज और देता हूं कि एससीएफ का जो जूलॉजी का पोर्शन है वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी तरफ से, कि प्रयास रहेगा कि हम लोगों को आपको एससीएफ के लिए मैटर प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पेपर के ऊपर। फर्स्ट पेपर के अंदर टोटल 75 क्वेश्चंस थे, आंसर की आपके पास आ गई है। और इसके अंदर मैं पहले तो थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डाउटफुल थे। जो पहला क्वेश्चन है, मेरे पास मास्टर पेपर है, मास्टर पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? द विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कंप्लेंट ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड्स। इसमें दो ऑप्शंस जो सिमिलर से हैं, अमरकोश और स्वप्नवास वदत्तम, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही गुप्त काल में है। 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक में अंदर दोनों का ही नाम लिखा हुआ है, तो इट में भी ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके है, शैलेंद्र वंश के किस राजा को शिल्पराति की उसका कालसर मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका फोर्थ ऑप्शन जो है, पन्नगणकम जो है वो उसका सही माना गया है, लेकिन कालचूरी वर्मन भी इसका सही माना जा रहा है। तो दोनों ऑप्शंस भी करेक्ट होने की संभावना है। हालांकि मैं फास्टली इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, सेकंड पेपर में आपसे अच्छे से डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन है इस पेपर का, कि वो कौन सा क्वेश्चन है, वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो दिक्कत देने वाला, जो डिलीट होने वाला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन, हाँ देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन था केमिस्ट्री से रिलेटेड, जनरल साइंस का एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको पूछा गया था कि 52 ग्राम जो हीलियम है उसमें मोलों की संख्या पूछी थी। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए उसके ऊपर भी आपत्ति वाला क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी एक आपत्ति लगी है वैसे तो लगने को, लेकिन 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या जब लगभग 13 मोल कुछ ऐसा आया था, ठीक है। तो 13 मोल कुछ ऐसा आंसर था, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 46 है। और इसके अंदर एग्जैक्ट अगर अपन निकालें तो हीलियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो वेट नहीं दे रखा, इस कारण से इसका जो है आपत्ति वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है आपके इसके अंदर, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों के कौन सा सेट या समूह सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल है, इसके ऊपर भी आपत्ति लगी है। इसके अलावा वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली का प्रबंध का सही क्रम है, ठीक है। इसका भी ये भी इसके ऊपर भी आपत्ति लगी है, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो लास्ट क्वेश्चन है जो इसके अंदर आपत्ति वाला है, वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछा गया था कि क्रम को निर्धारित करना है। किसको निर्धारित करना है? कि क्रम, मतलब लॉजिकली अब कौन सा क्रम हो सकता है, वो क्रम अपन को डिसाइड करना था, जो कि
अभी नहीं मिल रहा, मेरी नज़र के सामने नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो लॉजिकली जो क्रम पूछा गया था। इसके अलावा एडिशेट एक जो क्वेश्चन है, एडिशेट का लॉन्च कब हुआ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी विवादित है, ये डिलीट हो सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा एक कॉलेजियम पद्धति वाला जो क्वेश्चन है, ये कॉलेजियम पद्धति कब लागू हुई थी, उसके ऊपर भी एक आपत्तियां गई है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे वो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन थे। किसके क्वेश्चन थे? फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन थे। मैं शॉर्टली अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। और अब लेता हूँ मैं सेकंड पेपर। इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो बायोलॉजी का है आपके, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा विवादित रहे हैं आंसर की के अंदर, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन, मास्टर पेपर का दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे आपको मैच करना था, ABCD चुनना था कि ABCD में इनमें से चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो सुमेलित करके देखना था। उस नीचे आपको करेक्ट आंसर दे रखा था, ऊपर आपको क्या दे रखे थे, मैचिंग वाले ऑप्शंस दे रखे थे। इसमें अंदर एक DCT, PCT, हेनले लूप और CT के बारे में दे रखा था। और इसके अंदर देखा था कि चारों के चारों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि PCT pH को मेंटेन करती है, DCT क्या करती है, सोडियम और वाटर का क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। हेनले लूप हाई मतलब मेंटेनेंस ऑफ द हाई ऑस्मोलरिटी को करती है। एंड PCT का क्या काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम करती है। तो ये चारों ही करेक्ट बात है। तो ये क्वेश्चंस जो है, इसका जो आंसर आया वो गलत आया आंसर की के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। निम्नलिखित में से मनुष्य के लिंग निर्धारण में, द सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ह्यूमन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लिंग निर्धारण क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है, द सेक्स डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स। एंड दूसरा ऑप्शन दे रखा है 22+XX एंड बाई मादा यानी फीमेल एंड 22+XY मेल होता है, ठीक है। इसके ऊपर दे रखा है। हालांकि ये क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है A और B दोनों राइट होंगे। बहुत सारी बुक्स में 22+ या 22A+XX और 22A+XY नर होता है, ऐसा ही लिखा हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट है, इसके ऊपर कोई आपत्तियां जरूर गई है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर चेंज होना मुझे सही नहीं लगता कि ये क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रक्रमों उत्पादों को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स प्रोसेस इज कॉल्ड, वो इसका आंसर होगा उत्पादकता, ठीक है। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, उत्पादकता दिया हुआ है। लेकिन इसका आंसर क्या चेंज होकर आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विस चेंज होकर आएगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, या तो एनसीईआरटी गलत है या फिर आरपीएससी गलत है, दोनों में कोई एक तो गलत है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमोस्फियर। एनसीईआरटी में इसका आंसर दे रखा है महासागर, लेकिन वहां पर यह दे रखा है रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब कि CO2 का सबसे बड़ा रिजर्वायर कौन है, महासागर है। करेक्ट बात है, गलत नहीं है। लेकिन यहां पूछा है कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब हो गया कि CO2 को कंट्रोल कौन करता है एटमोस्फियर में, वो किसमें, एटमोस्फियर में। एटमोस्फियर आपको मैं एक चीज यहां पर एक चीज और क्लियर करवा दूं, अपना जो बायोम है, जो जीव मंडल है, उसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर, ठीक है। तो एटमोस्फियर वाला जो पोर्शन है जहां हवा वगैरह है, वहां पर जो है वो कौन कंट्रोल करता है, पादप होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे एक रिजर्वायर जो वर्ड है वो भी नहीं दे रखा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो हम लोगों के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, जब किसी रोगकारी जीव या विष के विरुद्ध तैयार की गई प्रतिरक्षियां शरीर में प्रविष्ट करवाई जाती है तो उसको आप क्या कहते हैं। सीधा सीधा आंसर है इसका कि पैसिव इनएक्टिव या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 165 पर लिखा हुआ है या 168 पर लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 में है ये, ठीक है। जब डिप्थीरिया के विरुद्ध आप लोग एंटीबॉडी बॉडी के बाहर तैयार करके एंटर करवाते हैं बॉडी में, तो उसको आप क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन ही बोलते हैं। और आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन का पार्ट है वो, तो ये आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, इसका आंसर चेंज होकर आएगा। आरपीएस ने इसको क्या दिया है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन दिया है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पेरिपेटस में जोड़ीदार टांगे होती है, अदेगोहिक जीवों में की देहगुहा में बोट्राइडल ऊतक भरा होता है, प्रवाल में बहुरूपता होती है, मोलस्का की देहगुहा छोटी होती है। इसके 3 ऑप्शन करेक्ट है। इसने पूछा कथन सही कौन सा है, 3 ऑप्शन करेक्ट है। जोड़ीदार टांगे पेरिपेटस में होती है, करेक्ट बात है। प्रवाल में बहुरूपता होती है, करेक्ट बात है। वैसे अगर प्रवाल की बात करें तो ये एंथोजोआ क्लास का है, उसमें उसके अंदर बहुरूपता होती भी है और नहीं भी होती है, दोनों बातें हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है बहुरूपता कहीं लिखा हुआ। लेकिन चौथी जो बात है वो है मोलस्का की देहगुहा रिड्यूस्ड होती है, वो इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसमें साफ लिखा हुआ है रिड्यूस्ड होती है। इसका मतलब इसके मोर देन 2 ऑप्शंस इज करेक्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज ए डिलीटेबल क्वेश्चन, इट इज ए डिलीटेबल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिलीट हो गया, एपीएससी वाला है, उसके ऊपर डिलीट होकर आ गया है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन है आपका लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग किया जाता है। लेमिनार एयर फ्लो वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हालांकि वैसे क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे पिछले 2015 के पेपर की बात करें तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था, द स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड लेंस, स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड लेंस विच इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। ठीक है, उस क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया था, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, सही बात है। कारण था उसका डिलीट करने का आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि इस नाम से, नेत्र के नाम से कोई भी टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है। तो लेमिनार एयर फ्लो के नाम से भी कोई टॉपिक सिलेबस में नहीं है, इस पर भी आपत्तियां गई है अभी जो सेकंड चांस लगा है उसके अंदर, और इसका कारण यह है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब डिलीट होगा कि नहीं होगा ये तो आरपीएससी ही बता पाएगी कि क्या करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर डिस्कस करता हूं, आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिसके ऊपर आपत्ति लगी है। चमड़ा प्रसाधन उद्योगों के बहिस्त्राव में निम्नलिखित में से किस प्रदूषित के उपाश्रित होने की संभावना, ये संभावना जो वर्ड है ये दिक्कत दे रहा है। संभावना तो यहाँ पे क्रोमियम की भी होगी और फ्लोराइड की भी होगी, तो मोर देन 2 आंसर्स इज राइट। वैसे क्रोमियम इसका आंसर करेक्ट है, बट संभावना वर्ड की वजह से क्या हो गया कि इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं, फ्लोराइड और क्रोमियम। दूसरा देखिए ओबेलिया की पेरिशार्क, अगला जो 55 नंबर क्वेश्चन है, ओबेलिया की पेरिशार्क जो है वो है मतलब कि एक्चुअल जो है एक्टोडर्म के द्वारा काइटिन की परत होती है, लेकिन बुक्स में काइटिन की जगह क्यूटिकल वर्ड लिखा हुआ है और वो क्यूटिकल के कारण ये क्वेश्चंस डिलीट हो सकता है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खर्रे में अनुपाश्रित नहीं होता, अनुपाश्रित दैट नॉट एब्सेंट इन रैबिट, नॉट एब्सेंट यानी इसका मतलब प्रेजेंट नहीं हो, प्रेजेंट होता है, वो एब्सेंट नहीं होता है। आरपीएस ने आंसर दिया है राइट सिस्टमिक आर्च, जो कंप्लीटली गलत है। अगर राइट सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट है तो फिर लेफ्ट सिस्टमिक आर्च भी प्रेजेंट होगा। पहली बात तो राइट सिस्टमिक आर्च होता ही नहीं है, अगर राइट सिस्टमिक आर्च को इन्होंने सही माना तो फिर कैनाइन भी सही होता है इसका आंसर। ठीक है, या रिनल पोर्टल सिस्टम भी इसका आंसर सही होता। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होगा। केवल मैमेलियंस में लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होता है, राइट सिस्टमिक आर्च नहीं होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है जो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब इसका आंसर जो चेंज होकर आएगा। अगला क्वेश्चन जो है मेंढक के टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क वाला जो इसका 12th की बुक्स में दे रखा है, मेंढक के टेडपोल का कार्यात्मक यानी फंक्शनल किडनी जो है वो प्रोनेफ्रोस है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, आरपीएससी ने मेसोनेफ्रोस आंसर दिया। इसका बहुत बड़ा रीजन है, मेरे हिसाब से इसका आंसर चेंज नहीं होगा, ना ये डिलीट होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ना इसका आंसर चेंज नहीं होगा। कारण मैं बताता हूं कि टेडपोल जो होता है उसकी 4 स्टेज होती है। न्यूअली हैच्ड जो नया टेडपोल बना है उसके अंदर प्रोनेफ्रोस होती है, लेकिन वही प्रोनेफ्रोस ड्यूरिंग द टेडपोल, जब तक वो टेडपोल रहता है तभी वो मेसोनेफ्रोस में कन्वर्ट हो जाती है और फंक्शनल किडनी रहती है। उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है। उसके बाद में एक बुक जो है सीबीएच की वो ये भी लिखती है कि आर्किनेफ्रोस बाद में ओपिस्थोनेफ्रोस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब उस सीबीएच के हिसाब से तो इसका आर्किनेफ्रोस का आंसर भी करेक्ट होना चाहिए अगर प्रोनेफ्रोस करेक्ट होता है तो इसका मोर करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, मेसोनेफ्रोस है। बाकी समय बताएगा कि क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है इसका जो डाउटफुल है, अगला क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, विकास किससे संबंधित है? हालांकि 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर सीधा सीधा होगा परिपक्वता से। किससे संबंधित होगा? परिपक्वता से। लेकिन कुछ बुक्स लिखती है आयु से भी होता है, वृद्धि से भी होता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि आयु से वृद्धि से डायरेक्टली अगर रिलेटेड होता है विकास, तो इसका सीधा अगर होगा तो वो आंसर क्या होगा, परिपक्वता होगा। मैं आपको यहाँ पे केवल जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, कौन सा डिलीट होगा कौन सा नहीं होगा वो आरपीएससी करेगी, मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करवा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है डाउटफुल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर सब इंस्ट्रक्शनल टीवी भी लिखा हुआ है, सीसीटीवी है और सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन है। आरपीएससी ने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी एक्सपेरिमेंट माना है, ठीक है, लेकिन तीनों ही उपयोग होते हैं। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर चेंज होकर आएगा, इसका ऑल ऑफ अबव आंसर चेंज हो गया। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ, अगला क्वेश्चन है 112 नंबर पर, और वो क्वेश्चन इसका आंसर 1961 भी सही है और 1984 भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। आप इसका इग्नू की साइट पर जाकर देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा संवेगों की विशेषताएं, ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है क्योंकि संवेग व्यापक भी होते हैं, अस्थिर भी होते हैं और इसमें विचार प्रक्रिया के कार्य भी नहीं करने वाली कंडीशंस भी होती है। ये प्रूफ पीडी शर्मा की, पीडी पाठक की बुक में आपको मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? पीडी पाठक की आपको बुक में आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा।
चलिए अगला देखिए, एक क्वेश्चन और है जो लोग बाग ये कह रहे हैं कि विभाजन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 जहां पर विभाजन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है, ये वर्ड है, इस वर्ड के कारण क्या होगा, इसका ऑप्शन राइट होगा 4। अगर ऐसे पूछा जाता कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे मतलब कि वापस रिसाइकिल होते हैं या उसका रेप्लिकेशन होता है, तब इसके ऑप्शंस जो है बाकी वाले भी सही हो सकते थे। यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं पूछा, संख्या समान पूछी है। समान संख्या का बराबर संख्या में दो सेल में कब जा सकता है, तब वो कब जा सकता है जब दो बराबर भागों में टूट कर जाएगा, तब। ये एक सर्कमटेंसेज है इसकी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 143, जहां पर आपको मैच करने वाला था वापस होमोथैलिक हेटेरोथैलिक पिस्टिलेट मोनार्की वाली जो कंडीशंस है इसके अंदर, और इसके अंदर सी डी ई को सही माना है, थोड़ा सा डाउटफुल है ये हेटेरोथैलिक। एक वर्ड जो ऑप्शन सी है हेटेरोथैलिक एकलिंगी पादप, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो ये डिलीट हो सकता है क्वेश्चन। ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। ये कौन से थे जो डिलीट होने वाले या आपत्तिजनक जो क्वेश्चंस थे या चेंज होने वाले जो क्वेश्चंस थे, ये आपत्तिजनक क्वेश्चंस थे। चलिए अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको बहुत गुड न्यूज दे देता हूं। 15 जून से आपके फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आरपीसी डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देगी। 15 जून के बाद में या 15 जून से ये रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। बायोलॉजी का रिजल्ट्स कब आता है वो सीक्वेंस पे पता चलेगा कि बायोलॉजी का रिजल्ट्स कब आता है। वेट एंड वॉच, सबको बहुत जल्दी है इसका रिजल्ट आने की, कि सब लेक्चरर बने, जल्दी से हमारी ज्वाइनिंग हो, हम भी लेक्चर्स बन के जाएं, एक डेजिग्नेशन ले। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कट ऑफ पर। किसके ऊपर डिस्कशन करते हैं? कट ऑफ पर। कट ऑफ क्या रहने वाली है बायोलॉजी की? बायोलॉजी की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी? आप लोगों को ये डर लग रहा होगा कि क्या होगा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं आप लोगों से। बायोलॉजी के जो कट ऑफ का जो डिसाइड करेगा वो करेगा आपका पेपर का स्तर, नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, आपकी तैयारी, और जो कुछ कंडीशंस हुई थी वो टंकी टावर पर चढ़ने वाली, वो आपको पता है कि टंकी टावर पर चढ़े थे। अनसर्टिनिटी ऑफ एग्जाम डेट की कोई अनसर्टिनिटी नहीं थी कि होगी कि नहीं होगी। हम लोग रोज टीवी पे मोबाइल पे बार बार देख रहे थे, तो वो सारे फैक्टर काम करेंगे कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि वो नीचे लेकर आने का काम करेंगे, ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। तो डरिएगा नहीं, कट ऑफ कोई ज्यादा नहीं जाने वाली है। कट ऑफ बहुत मतलब मैंडेट रहने वाली है इसकी। क्या कट ऑफ रहेगी उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कट ऑफ का देखिए, आज बायोलॉजी के जो 150 क्वेश्चन है प्लस 75 क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं पहले तो इसके ऊपर डिस्कस करता हूं। एक एवरेज लड़के के जिसने तैयारी की है 2-3 महीने, उसके अगर इन 50 में से हम 150 क्वेश्चन में से देखें तो वो 85 से 90 क्वेश्चंस करेक्ट मान के चल रहा है, करेक्ट मान लीजिए एवरेज की, ठीक है। और इन 75 में से 30 to 35 एवरेज औसतन मान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो एक अच्छा तैयारी करने वाला जो बंदा है उसके 100 से 103 क्वेश्चन बायो में, और इधर 35 से 38 क्वेश्चन किसमें? जीके वाले पेपर में, ठीक है। और जो टॉपर जो लड़के होंगे जिनके 300 प्लस होंगे, उनके 100 से 110 क्वेश्चन बायो में, और यहां पर 40 से 42 क्वेश्चन जीके में, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम चले, इस हिसाब से हम अगर चले तो ये जो 300 प्लस वाले होंगे ये क्या होंगे? 300 प्लस वाले होंगे, ये 280 प्लस वाले होंगे, और ये 250 से नीचे वाले होंगे, या 250 तक, अप टू 250 तक मान सकते हैं आप लोग इनको। रेस यहां है, ये आउट ऑफ रेस मान सकते हैं खुद को, जनरल कैटेगरी की ये रेस आउट ऑफ रेस मान सकते हैं, रेस तो यहां है, ठीक है। इसके बीच में अगर हम बात करें तो ये वाले जो है वो, ये वाली जो कंडीशन है वो ऑसिलेशन वाली है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, दोनों वाली बातें हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कट ऑफ कैसे निर्धारित होगी। कट ऑफ जो निर्धारित होगी, मेरे पास जो डेटा है कम से कम 250 लोगों के, उन डेटा से ये जो पता चल रहा है कि एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 260 से 275 के बीच, एवरेज मार्क्स। ये तो मार्क्स हैं आपके एवरेज लोगों के, ठीक है। अब कट ऑफ निर्धारित होती है जहां एवरेज मार्क्स होता है उससे 5 या 10 नंबर ऊपर, 5 या 10 नंबर ऊपर। आज मैंने कट ऑफ डाली थी वैसे, और वो जो कट ऑफ है वो कट ऑफ लगभग 200, मेरी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं जनरल की कट ऑफ है 280 से लेकर 287 तक, ठीक है। ये तो जनरल कट ऑफ हो जाएगी। ये कौन सी कट ऑफ हो जाएगी? जनरल की कट ऑफ। अगर इसकी प्रोविजनल की बात करें तो ये प्रोविजनल जो कट ऑफ आएगी, इसकी जो प्रो कट ऑफ आएगी वो प्रो कट ऑफ होगी लगभग
272 से लेकर 270 से सॉरी 275 तक की इसकी प्रोविजनल कट ऑफ हो सकती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें ओबीसी की, किसकी बात करें हम, ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ लगभग 278 से लेकर 284 तक रह सकती है। ठीक है। अगर एससी की अपन कट ऑफ की बात करें तो एससी की कट ऑफ 255 से 260 तक। ठीक है। और एसटी की कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो 223 से लेकर 235 तक एसटी की कट ऑफ रहेगी। ये एसटी होगी, ये एससी होगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, या आप इसके साथ सहमत भी होंगे। अगर सहमत हैं या नहीं हैं जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।